हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए, जैसा कि आपके फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टॉप 10 या टॉप 50 क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए लगभग सारे वैराइटीज़ के क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं ये मानना है कि अगर आप क्वेश्चन को करते हैं और उसका आंसर सुनते हैं तो आपको ठीक से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अलग अलग सैम्पल पेपर से जो मुझे ठीक लगा, मैंने उसका एक कोई सैम्पल पेपर लिया है, जिससे मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए, मेरे पास सॉलिड स्टेट का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सारे जो फर्स्ट टर्म में सारे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं सबकी तैयारी आपको करवाऊंगा। चलिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एक्सिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होगी, तो मैं आपको बता दूं, हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, बी कोएसिव फोर्स भी नहीं होगा, ना हाई थर्मल एनर्जी होगी। इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होगी वो होगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशंस मानी जाएगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर की। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, जो जिन्हें आप सूडो सॉलिड भी कहते हैं, वो आपकी आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो मैं बता दूं, डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन उनका होता ही है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक नेचर नहीं होता क्योंकि वो एमोर्फस सॉलिड का होता है, तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो आपके एक एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि हम एनाइसोट्रॉपिक नेचर में पढ़ते हैं कि अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंजेस होंगी, लेकिन वो एमोर्फस सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक नेचर होता है और प्रॉपर्टी आपकी सेम रहती है इन ऑल डायरेक्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड। देखिए, आप बार बार देखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के ऊपर ही क्वेश्चंस बार बार बनकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एमोर्फस सॉलिड की नहीं होगी। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर पर आ रहे हैं। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं, और यहाँ पे तो एमोर्फस सॉलिड की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन मेरा डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि एनाइसोट्रॉपिक नेचर तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं और एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाता हूँ। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, मैं आपको बता दूं, रेगुलर अरेंजमेंट्स होते हैं, बेटर पैकिंग होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 6 क्वेश्चन है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल्स कौन होगा? क्वार्ट्ज मेरा यहाँ पे कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहलाएगा। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा? तो मैग्नीशियम एक मेटल है, वो करेगा। टीआईओ का सॉलिड जो है वो भी मेटल का ऑक्साइड है, वो भी कंडक्टर्स का काम करेगा। लेकिन I2 जो है वो आपका I2 और वाटर जो सॉलिड की फॉर्म में है वो आपका कंडक्टर का वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा थर्ड एंड फोर्थ वाला। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम इन ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट शेल। तो यूनिट शेल के लिए तो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। 1 2 का 4 होता है, SC का 1 होता है, BCC का 2 होता है और FCC का 4 होता है। तो यहाँ FCC की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आइए हमारा 9 क्वेश्चन आ रहा है कि इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजिशन। ठीक है, एंड एटम बी द फेस सेंटर पोजिशन। ठीक है, इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कॉर्नर पे टोटल 8 होते हैं, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आप सबको मालूम है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ये तो आपका 1 आ गया, ए का नंबर तो 1 आ गया। अब हम बी के नंबर की बात करें
तो बी पर टोटल फेज 6 होते हैं और कंट्रीब्यूशन आपका होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे एक एटम मिस हो चुका है तो बी के नंबर आ चुके हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं इस चीज को ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, कि देखिए ए के एटम तो हमारे आ चुके हैं 8 इंटू 1/8 आ चुके हैं, बी के होते हैं टोटल 6, कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे एक मिस हो चुका है तो क्या आ जाएगा 5/2 का कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये 1 आ गया, ये मेरा 5/2 आ गया। तो ए रेशियो बी जो होगा वो होगा कितना 1:5/2 होगा। तो उस हिसाब से मेरा फॉर्मूला हो जाएगा A2B5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये कहीं मिल रहा है? हाँ, ये मेरे को मिल रहा है। सी ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल बॉयड्स इन द फेस सेंटर यूनिट शेल। तो मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ यूनिट शेल फेस सेंटर के 4 होते हैं, टेट्राहाइड्रल जस्ट डबल पैदा होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। अगर ऑक्टा की बात होती तो जस्ट उतने ही नंबर्स रहते, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है मेरा, ये हमारा बॉयड के ऊपर क्वेश्चन है। इफ जेड इज द नंबर ऑफ एटम, कोई जेड एक मेरा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, इन द यूनिट शेल दैट रिप्रेजेंट द सीसीपी सीक्वेंस। एबीसी टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं वो हमारे सीसीपी होते हैं, और एबी टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं वो हमारे एससीपी अरेंजमेंट होते हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड, वही बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि टेट्राहाइड्रल अगर नंबर ऑफ एटम आपके पास n है तो टेट्राहाइड्रल वर्ड जो होंगे वो आपके 2n होते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड आपके जस्ट n ही होते हैं। तो यहाँ तो टेट्राहाइड्रल वर्ड पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम z है, तो टोटल आपका 2z हो जाएगा। तो इस केस में आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन विच पेयर मोस्ट इफेक्टिव पैकिंग इज प्रेजेंट। तो मैं पैकिंग की बात करूं तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा पैकिंग जो होती है वो एफसीसी में होती है। एफसीसी, सीसीपी, एससीपी बिल्कुल सेम एफिशिएंसी रहती है। बीसीसी की 68 रहती है, सिंपली क्यूबिक की 52.4 रहती है। तो यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग आपको बतानी है किसमें होगी। तो एससीपी आ रहा है लेकिन बीसीसी आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे बीसीसी फिर सीसीपी आ रहा है, यहाँ पे बीसीसी और एससी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एससीपी और सीसीपी आ रहा है, दोनों की सेम होती है 74%। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रैक्शन। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक इज। सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट की बात कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यू लग जाएगा, और पर एटम के हिसाब से 1 होगा क्योंकि सिंपली क्यूबिक की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ क्यू ए क्यू होगा, एससी के लिए हम जैसा जानते हैं इसको 2r होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 2r क्यू। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू π/6 आएगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू π/6 आएगी। तो π/6 का ही ऑप्शन है मेरा, हाँ π/6 मेरा ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। आइए मेरा वापस क्वेश्चन आया है कि इस मेटेलिक क्रिस्टल्स है जे बीसीसी टाइप का एक मेटेलिक क्रिस्टल्स है मेरे पास, ठीक है। बीसीसी टाइप के मेटेलिक क्रिस्टल्स में मुझे बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस। आप पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आपसे एम्प्टी स्पेस पूछा जा रहा है ना कि आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जा रही। तो बीसीसी की 68 होती है, तो बाकी का पार्ट कितना होगा 32 होगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आइए अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मैं क्वेश्चन का तरीका बता दे रहा हूं, लेकिन आप इसे जरूर सोल्व करिएगा, इसे ट्राई करके देखिएगा। ए सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर, रेडियस ऑफ कैटायन आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ एनायन आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो NaCl होता है आपका वो ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट शो करता है। तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का एक फॉर्मूला होता है 0.414, ठीक है। ये एक रिलेशंस मेरे पास होता है, तो आप इस रिलेशंस में अपना रेडियस ऑफ कैटायन लगा दीजिएगा, ठीक है। मेरे इस रिलेशन में रेडियस ऑफ कैटायन लगा दीजिएगा, रेडियस ऑफ एनायन आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को लगा के,
तो आपका प्रॉपरली आंसर सी आ जाएगा। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं डी की। डी वाला जो पोर्शन है मेरा, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है। मैं पहले वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक रिलेशन हुआ करता है, सिंपली क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन हुआ करता था, ए इक्वल्स टू 2r हुआ करता था। बीसीसी के लिए हमारे पास रिलेशन हुआ करता था r इक्वल्स टू √3a/4 हुआ करता था। और एफसीसी के लिए हमारे पास रिलेशन हुआ करता था r इक्वल्स टू a/2√2 होता है। और डायमीटर की बात करें तो रिलेशन आता था a इक्वल्स टू d आ जाता था, यहाँ पे अगर निकालते हैं यहाँ पे आता था √3a/2 आ जाता था। और यहाँ पे अगर रिलेशंस निकालते तो आता था d इक्वल्स टू a/√2 आ जाता था। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे इनके ऊपर बन रहे हैं, इनके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। मैं डायरेक्ट बताता जाऊंगा, आपने डायरेक्ट ट्राई कर लीजिएगा, करिएगा जरूर, सॉल्व करके देखिएगा। चलिए मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि एवी क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी। वो खुद आपसे कह रहा है कि बीसीसी अरेंजमेंट है मेरे पास लैटिस का, आपको एज लेंथ गिवन कर रखा है, आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। डिस्टेंस बतानी है तो वही फॉर्मूला लगेगा बीसीसी के लिए, डी इक्वल्स टू √3a/2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। और उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वापस वही क्वेश्चन आ गया जो रेडियस और साइड ऑफ लेंथ का एससी, बीसीसी और एफसीसी का रिलेशन है। जैसे मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिखे थे 1 2 3। तो इन तीनों का जब आप रेशियो लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पर जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं AgBr तो शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों इफेक्ट शो करता है, AgCl भी दोनों इफेक्ट शो करता है, जिंक सल्फाइड भी करता है, फ्रैंकल करता है, लेकिन KBr आपका शॉर्ट की शो करता है। तो इस केस में KBr आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। 19 क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एनसीईआरटी ने रिपीट किए हैं अपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि ये किस टाइप का डिफेक्ट शो कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आयनिक सॉलिड है, पहले तो आप देख लीजिएगा ये एक आयनिक सॉलिड है। हाँ सर, कैटायन एनायन प्रेजेंट है। अगर कैटायन एनायन सेम नंबर में मिस कर रहा है तो शॉर्ट की होगा। अगर कैटायन अपनी लेटेस्ट साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई होगा तो फ्रैंकल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो कैटायन भी मिस हो रहा है और एनायन भी मिस हो रहा है, और कैटायन एनायन मिस हो रहा है तो नो डाउट ये शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकलिटी न्यूट्रलिटी बैलेंस है इसकी, इस पर कोई फर्क नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाई पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिकल बात करता हूं कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, यहाँ पे जो चार्ज एक्वायर्ड जो होता है, अगर एन टाइप के हैं तो वो नेगेटिव होते हैं और पी टाइप के लिए पॉजिटिव होते हैं। आप इसे देख लीजिएगा, यही पॉजिटिव होगा इसका आंसर। चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शो एनाइसोट्रोपिक। मैंने आपसे बार बार कहा है कि एनाइसोट्रोपिक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो वुड मेरा, शुगर मेरा, ग्लास, ये सब मेरे एमोर्फस में आते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मेरा करेक्ट आंसर होगा इस केस में। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एससीपी अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम। सिंपली क्यूबिक का होता है हमारा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है, एफसीसी का 12 होता है, सीसीपी का भी 12 होता है और एससीपी का भी 12 होता है। तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इन यूनिट शेल ऑफ सीसीपी स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बताने हैं सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर, तो नंबर ऑफ यूनिट शेल 4 होता है, तो उस हिसाब से इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। फिर मेरा काफी एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए कि द अरेंजमेंट ऑफ एबीसी। मैं आपको बता दूं 3D में जो पैकिंग होती है या तो वो एससीपी होगी या वो सीसीपी होगी। अगर एससीपी होगी तो वो एबीएबी टाइप पैटर्न होगा, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। अगर एससीपी होगा तो एबीएबी टाइप पैटर्न होगा, लेकिन अगर एबीसी है तो वो सीसीपी टाइप पैटर्न होगा। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड की बात कर रहा है तो नो डाउट ग्लास इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हमारे पास फिर एक और क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आखिरकार कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बार बार घूम रहा है कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी एमरफस सॉलिड की होती है एंड आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।